क्वेश्चन का आंसर तो पता है बट उसको लिखना कैसे है ये नहीं जानते। 3 मार्क्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, 4 और 6 मार्क्स के आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी हमें नहीं पता। केस स्टडीज में से आंसर्स को कैसे ढूंढना है ये भी तो हम लोग नहीं जानते। तो चिंता किस बात की है बच्चों, आपकी काजल मैम है ना। तो आपकी काजल मैम आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में लेकर आई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें आता तो सब कुछ है बट जो भी कुछ हमें आता है, जो भी हमारे यहाँ पर स्टोर है, उसे ऑन पेपर कैसे हमें प्रेजेंट करना है, हम वहाँ गलती कर बैठते हैं और वही गलती हमारे मार्क्स डिडक्ट करा देती है। तो बच्चों आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ आंसर राइटिंग, कि आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स को लिखना होता है। तो इस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है अपने फुल मार्क्स की जर्नी की तरफ एक और स्टेप बढ़ा लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसी सभी वीडियोस आती रहेंगी जहां पर मैं एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगी जहां पर एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर अपने आंसर्स जिनके सामने प्रेजेंट करने हैं वो है हमारा एग्जामिनर। अब पता नहीं भाई वो कौन होगा। अब जिसके सामने ये आंसर को प्रेजेंट करना है तो ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि उनका माइंडसेट क्या होता है। अब उनके माइंडसेट को जानने के लिए आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा कि जब भी एक एग्जामिनर एक आंसर शीट को चेक कर रहा होता है तो उसे क्या चाहिए उस आंसर शीट में। मैं तो कहती हूँ कि जब भी हम आंसर शीट को चेक कर रहे होते हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो। हैंडराइटिंग सुंदर नहीं, क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, जो भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है आपने वो यूज करी हो, रिलेवेंट कीवर्ड्स हो आपके आंसर के अंदर, आपने बहुत नीटली उसको प्रेजेंट किया हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जब उनका कोई आंसर, मान लो उन्होंने कोई एक आंसर लिखा और उस आंसर के अंदर कोई मिस्टेक हो गई और उन्हें पूरा अपना आंसर काटना है तो वो इस तरीके से काट देते हैं। अरे बच्चों, आप यहाँ पे आंसर नंबर भी तो लिखते हो ना। मान लो आपने ऐसे लिखा आंसर नंबर 12, तो उस आंसर नंबर 12 को हल्का से इस तरीके से आप क्रॉस कर दीजिए तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस आंसर को काट दिया है। तो इस तरीके से उन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोग कटिंग करते हैं तो वो भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका पेपर बहुत ही नीट प्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, और ईजिली रीडेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, यानी कि एग्जामिनर की आंखों को भाई ज़्यादा कष्ट मत दो, है ना। तो उनकी आंखों को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो ईजिली वो उनको रीड कर पाए, इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। अब ये काम आप उसी दिन बैठ के तो नहीं कर पाओगे डेफिनेटली। इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको आज ही से शुरू करनी है। आज ही से थोड़ा थोड़ा आप लोग इसके ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली जब आप एग्जाम डेज तक पहुंचोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता है। जब तक आप उसको लिख कर नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो नहीं सुधर पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग आंसर्स को, पहली बात तो लॉन्ग पैराग्राफ्स को आपको अवॉइड करना है। क्लियर आंसर्स लिखने हैं अच्छे से बढ़िया बढ़िया तरीके से, सिर्फ क्लियर आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने समझ लिया है। ठीक है, अब जरा समझते हैं ये अपना 5 स्टेप बीएसटी आंसर फॉर्मूला, कैसे आपको बिजनेस स्टडीज में आंसर लिखने हैं, उसके ये कुछ 5 स्टेप्स हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो 1 या 2 लाइन की हो। एनसीईआरटी बेस्ड होगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और हेडिंग के बाद उसकी एक सब हेडिंग भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यार एक सब हेडिंग भी बन सकती है तो लिख डालो एक सब हेडिंग भी उसकी। एक्सप्लेनेशन को हमेशा पॉइंट्स में दो। पैराग्राफ्स में मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स वाले आंसर्स ज़्यादा मार्क्स स्कोर कराने में मदद करते हैं। वहीं पे पैराग्राफ के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल हमेशा रियल लाइफ और बिजनेस एग्जाम्पल्स दीजिए, और अगर आप बिजनेस एग्जाम्पल देंगे तो आपका एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। कंक्लूजन लाइन आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बट अगर लिखते हैं तो ये पावरफुल है। ठीक है, और ये फॉर्मूला चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सबके लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके के मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आप ये 5 स्टेप फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
परफेक्ट 3 मार्कर स्ट्रक्चर। अब 3 मार्कर का स्ट्रक्चर समझ लो। चलो अलग से भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड लिमिट है। अगर आप 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन को 3 मार्क्स में लिख कर आएंगे, डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 लाइन की डेफिनेशन दीजिए, 2 बुलेटेड पॉइंट्स लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि मैम 3 मार्क्स में कितना लिखना होता है। बेटा 3 मार्क्स में ऐसे लिखना होता है, 1 लाइन की डेफिनेशन लिख दो कि जैसे आपको एक्सप्लेन करना है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो उसके रिगार्डिंग, उस हेडिंग के रिगार्डिंग आपको पहले एक लाइन बनानी है। उसके बाद हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 बुलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ लिखना कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करता है, और अगर आपने 3 क्रिस्प पॉइंट्स दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं पे एग्जामिनर को जब 3 पॉइंट्स मिल गए तो आपको 3 मार्क्स फुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि जब आप हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे अलग से हाईलाइट होगा, तो वहां पर भी आपको एग्जामिनर जो है वो फटाफट से मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 4 और 6 मार्क्स से क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 4 और 6 मार्क्स के अंदर थोड़ी सी वर्ड लिमिट हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो मेन पॉइंट तो यही है कि आपको प्रॉपर हेडिंग देनी है, डेफिनेशन लिखनी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाले जो बेटा आपके पॉइंट्स हैं वो 4 और 5 हो सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 4 और 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 6 मार्क्स से क्वेश्चन के अंदर भी वो लोग 4 ही पॉइंट्स पूछ लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पूछा है, उन्होंने आपसे 4 ही पॉइंट्स पूछे हैं, तो 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट उसके अंदर की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी कम से कम आपको 2 to 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने चाहिए। यानी कि जो भी आप उसके अंदर बुलेटेड पॉइंट्स बनाएंगे वो 2 to 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, हर पॉइंट के अंदर 2 से 3 लाइंस आपको यहाँ पर लिखने, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। एक एग्जाम्पल लिख दो अगर पॉसिबल है तो। और एग्जाम्पल से क्या होगा कि एक तो टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे को फुल नॉलेज है, इंप्रेस होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कंटेंट ज्यादा आएगा, और उससे आपके फुल मार्क्स मिलने के चांस उस क्वेश्चन में जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि ठीक है यार जो मन में आया आपने वो लिख दिया, नहीं। वो ये शो करता है कि आपको आंसर लिखने का फॉर्मेट पता है। आंसर्स बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हमारे फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मार्क्स शायद 72, 75 आउट ऑफ 80 की मैं बात कर रही हूँ, 72, 75, 76, 77 तक रह जाते। क्यों? क्योंकि कई हद तक ऐसा देखा गया है कि उन बच्चों ने आंसर लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया होता। और जो बच्चे उस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं उनको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई रोक नहीं पाता है। तो स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन लिखने से डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बट अगर आप स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज जरूर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल का यूज कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल का आप यूज कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ना एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करता है। आपका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है कि ये बच्चा कितना नॉलेजेबल है। तो वहां पर अगर आप इंडियन ब्रांड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा है। इतने सारे हमारे पास ब्रांड्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल एक ही बहुत है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर किसी भी एक आंसर का आपको मोर देन 1 एग्जाम्पल पता है तो आप बस एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखे जा रहे हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम्पल 1 लाइन में ही अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है तो आपने 1 ही लाइन में उसको खत्म कर देना है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप उसकी स्टोरी पूरी लिखे चले जा रहे हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल लिखो, टू दी पॉइंट लिखो बस। ठीक है, चलो तो रैंडम स्टोरीज मत लिखना। कई बार जैसे मैंने भी आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाई है, तो वो स्टोरीज नहीं लिखना, बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल्स लिखना। वो स्टोरीज होती हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं केस स्टडी आंसर राइटिंग की तरफ। चलो ये तो था बच्चे की डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके से आंसर करना है। अब केस स्टडी के अंदर भी किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना होता है। देखो, अब केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी के अंदर कुछ 4 स्टेप होते हैं
जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पहला स्टेप होता है बेटा कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो। जब आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होते हो नोट्स के अंदर से, तो वहां पर आप कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, और वही कीवर्ड्स केस स्टडीज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स पर वर्क करना है, उसको लिंक करना है अपने चैप्टर के साथ। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ऐसा लिखा है केस स्टडी के अंदर, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन टूल, तो कम्युनिकेशन टूल हमने ये कीवर्ड कहाँ पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है मार्केटिंग चैप्टर के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप अपने उस कीवर्ड को चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने वहाँ का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसके रिगार्डिंग अपनी थ्योरी लिखेंगे और अपने उस थ्योरी को सिचुएशन के साथ जस्टिफाई करेंगे। जो भी ऊपर केस दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने उस चीज को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो केस स्टडी के अंदर आपका जो भी लॉन्ग इंट्रो है, आपको उसको रिपीट नहीं करना। क्वेश्चन का जो भी एग्जैक्ट आंसर उन्होंने आपसे पूछा है वही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और बहुत सारी केस स्टडीज हम लोग भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस उससे भी हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है? ये चीज अगर आप प्री बोर्ड से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे तो बोर्ड एग्जाम तक आप एकदम रेडी हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज प्रॉपर स्पेसिंग। बेटा प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है यहाँ पर, बिल्कुल कंजूस नहीं बनना है। एक आंसर को लिखने के बाद 2 लाइन छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से अपने आंसर की जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज करिए। क्यों आपने मिला मिलाकर सब कुछ लिखना होता है? इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आंसर चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए, एक आंसर हो जाता है, 2 लाइनें छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को, ये तो आप अब पढ़ते आ रहे हो, बार बार बुलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम गेम चेंजर हो सकते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेना एक बड़ा चैलेंज है डेफिनेटली, क्योंकि इतने आसानी से एग्जामिनर के हाथ से पूरे 6 नंबर नहीं निकलते हैं। तो वो 6 नंबर आप ले पाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया होगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके आंसर की, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करी होंगी तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसमें आपके फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और क्लीन हैंड राइटिंग, अगेन आई एम सेइंग क्लीन हैंड राइटिंग, फिर से नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखना है, नहीं, क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका जो भी आंसर है, ठीक है। तो एग्जामिनर को आंसर देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक। अब आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? इतना सब कुछ बताने के बाद भी, ये कोई पहली बार आप ये सभी चीज़ें नहीं सुन रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे, कई बार हो जाता है कि पैनिक हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और कर बैठते हैं वो मिस्टेक्स, और कहीं ना कहीं उन मिस्टेक्स के पीछे एक ही रीज़न है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप घर में ही पढ़ते समय इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी वो पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे होगे। जिस चीज को आप अपने रूटीन में करते हैं तो उसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। आप खुद ही देखो, पहली बार जब स्कूटी, बाइक ये सब चलाई होगी, कार चलाई होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा होगा, बट जब वही चीज को चलाते चलाते 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और हो सकता है 1 साल हो गया हो, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आपको हर चीज पता लगनी शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। तो यही चीज आपकी पढ़ाई के साथ भी जाती है बच्चों, कि अगर आप ये डेली में फॉलो करेंगे कि चाहे आप डेली 2 ही आंसर्स लिखें, बट अगर आप उसको लिखते हैं तो प्रैक्टिस करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और फिर आप ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। जैसे कि वही, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख देते हैं, हेडिंग्स का यूज ना करना, एग्जाम्पल्स ना लिखना, इररिलेवेंट कंटेंट लिख रहे हो, मतलब कि आपको जो भी कुछ समझ आ रहा है आप वो लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आपको टू दी पॉइंट आंसर करना है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको आंसर वहां पर लिख कर आना है। और स्पेसिंग ना देना, प्रॉपर स्पेसिंग ना देना कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनर को परेशान तो जरूर करता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपके साइलेंट मार्क्स कटिंग होती हैं, जिसके जस्टिफिकेशन भी आप नहीं मांग सकते, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। अब किस तरीके से मैम हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की? तो बेटा डेली प्रैक्टिस प्लान में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि रोज 2 लॉन्ग आंसर्स लिख दीजिए, आप 6 मार्क्स के 2 आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। रोज 4 शॉर्ट आंसर्स लिख लो, 2 केस स्टडी सॉल्व कर लो। केस स्टडी चाहे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, शॉर्ट आंसर चलो 2 लिख लो, केस स्टडी 4 कर दो।
तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और हमेशा टाइमर के साथ अपने आंसर्स को लिखिए। ये नहीं कि ठीक है आप आराम आराम से लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, एक टाइमर के साथ आपको ये काम करना है ताकि आप प्रॉपर टाइम में अपने आंसर्स को वहां पर प्रेजेंट कर पाएं। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मतलब राइटिंग प्रैक्टिस के बिना मार्क्स का जो इम्प्रूवमेंट है ना वो पॉसिबल नहीं है। जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज जो मैंने आपको जितनी भी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी बताई है कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करेगी एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी और आपके डेफिनेटली बोर्ड में भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आपके लिए जरूर आऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो, आज की सारी आपकी स्ट्रैटेजी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर आपको लगता है कि यस मैम हम इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं तो मुझे कमेंट कर देना आई विल इम्प्रूव माई राइटिंग। तो ये कमेंट मुझे चाहिए आप सभी से और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आज ही से शुरू कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की बोर्ड स्ट्रैटेजीज के साथ जो हम लेकर आ रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो मिलूंगी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।